नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मीडिया स्वतंत्रता और न्यूज़ रूम विविधता। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री और मीडिया मामलों के जानकार प्रोफेसर विवेक कुमार। हमारे साथ हैं दैनिक भास्कर के एसोसिएट एडिटर जितेंद्र कुमार। हमारे साथ हैं दिल्ली प्रेस ग्रुप के समूह संपादक और प्रकाशक परेश नाथ। हमारे साथ हैं बीए के जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह। इन चार मेहमानों के साथ स्टूडियो में हम बात करेंगे, लेकिन बातचीत इस विषय पर शुरू हो इसके पहले आइए देखते हैं इस विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की हालिया रिपोर्ट में भारत की हालत बहुत ठीक नहीं है। रिपोर्ट में अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में भारत सहित एशिया के कई देश निचले पायदान पर खड़े दिखते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आखिर अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या रह गया है। ऐसे कौन से मसले हैं जिनको लेकर ये मांग ज्यादा तेज दिखती है, और ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो इन मुद्दों को उठाती हैं। क्या देश के मीडिया घराने अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में कई बार बिजनेस की आजादी नहीं चाहते? मीडिया पर होने वाली किसी भी कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दे दिया जाता है। क्या देश में हर तबके की आवाज मीडिया के मंच पर गूंजती है? ऐसे कई समुदाय हैं जिनके मुद्दों और मसलों को लेकर मीडिया या तो उदासीन है या फिर पूर्वाग्रही। ऐसे में कोई भी आजादी बहस एक खास तबके के लिए फायदेमंद होगी, और यह हालात लोकतंत्र को और ज्यादा असंतुलित करेगा। न्यूज रूम में विविधता नहीं होगी तो फिर समाज का नब्ज भी अधूरा ही पता चलेगा। लेकिन मीडिया घरानों के एजेंडे में विविधता का पहलू फिलहाल नजर नहीं आता। मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर हर तबके को आने नहीं दे रहा और इस तरह उनकी आवाज को अनसुनी रखता है। लेकिन दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सरकार पर यह हमेशा निशाना साधता है। दुनिया के कई देशों ने यह माना है कि जब तक सामाजिक विविधता न्यूज रूम में नजर नहीं आएगी तब तक अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल झूठा रहेगा। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। हाँ, प्रोफेसर विवेक कुमार, बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो वॉचडॉग एक है मीडिया के संदर्भ में, हो सकता है इसकी जो सूची है, जो इंडेक्स इन्होंने बनाया है, वो लॉजिकली अगर देखा जाए तो हो सकता है इसमें हम सहमत ना हों। भारत में प्रेस की आज़ादी का जो प्रश्न है, जिसे हम मीडिया आज़ादी की बात करें, मीडिया स्वतंत्रता की बात करें एक बड़े संदर्भ में, हम उसको रिचुअलिस्टिक ढंग से आज न लें। हम ये समझना चाहेंगे आपसे एक समाजशास्त्री के तौर पे कि आपको भारत जैसे देश में मीडिया की आज़ादी का क्या मतलब लगता है? उर्मिलेश जी, सबसे बड़ी बात है, समाजशास्त्री आपने कहा है, तो ये जो संस्था है मीडिया, यह किसी शून्य में नहीं है। ये एंकर्ड है हमारे समाज में, और समाज की जो सीरत होगी, समाज की जो तासीर होगी, वही परिलक्षित होगी आपके सुपर स्ट्रक्चर जो मीडिया कहते हैं। तो क्या हमारा समाज अभी वास्तविकता में इतना फ्री हो गया है कि हम मीडिया के फ्रीडम की बात करें? तो एक सामाजिक स्वतंत्रता क्या ग्रास रूट पर आ गई है, गांव में, महिलाओं के बीच में, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, और फिर दूसरी और भी जमातें हैं जिनकी अस्मिताएं खंडित की गई बाकायदा। तो क्या उनके लिए स्वतंत्रता है? एक तो और बड़ी बात है, जो मीडिया की स्वतंत्रता है या कोई भी स्वतंत्रता की हम जब बात कर रहे हैं, तो यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उसको भी हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि जब हम संविधान के अंदर जाएंगे तो क्या वो हमारे पास वो माकूल औजार हैं कि हम माप सकें कि कितने हम सचमुच फ्री हो रहे हैं। तो दो अलग अलग प्रश्न हैं, एक तो समाज के अंदर, और समाज के अंदर फ्रीडम परिलक्षित होती हुई मीडिया में, और मीडिया की अपनी स्वतंत्रता, वो संवैधानिक तौर पर उसका आकलन किया जाएगा, तब ये बात समझ में आएगी। एनके सिंह, विवेक कुमार एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से ये बात कह रहे हैं, लेकिन एक प्रेस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप
अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मसला संविधान में है, हम उसी की रोशनी में, उसी के तहत हमारे भी अधिकार हैं, अखबार के भी, पत्रकार के भी। कोई अखबारों और पत्रकारों के लिए संविधान ने अलग से अधिकार नहीं दिया है। अगर इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मीडिया और समाज दोनों, और समाज के अंदर आदमी, आम नागरिक, ये तीनों आपस में गुथे हुए हैं। तो आप जब मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं तो क्या ये एक रिलेटिव टर्म में इसको नहीं देखा जाना चाहिए, एक सापेक्ष ढंग से, सापेक्ष दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए? आपकी क्या समझ है? उर्मिलेश जी, मैं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन रन कराता हूँ और इसका कंसेप्ट है सेल्फ रेगुलेशन। काफ़ी हद तक हम आगे बढ़े हैं, लेकिन मैं इन दोनों बातों से इतना अधिक इत्तेफाक कर रहा हूँ, जब हम मीडिया को एनालाइज करते हैं तो देखना पड़ता है कि यही तो समाज का रिफ्लेक्शन है, और जो देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी तो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जुडिशियरी में डिजेनरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में डिजेनरेशन, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही विवेक जी ने, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। 19(1) में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो वही बाधित हो जाता है जब आप उसको कॉमर्शियल गेन के लिए करने लगते हैं। तब आप 19(1) में वो सुविधा नहीं पाते हैं, 19(1) में पाते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में जैसे ही आप आते हैं तो एक्सप्रेशन की आपको जो राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट डिसाइड करती है स्टेट को पावर दिया गया है 1906 में। इसलिए ये बात समझने की जरूरत है कि हम समाज के प्रति तभी उत्तरदायी होंगे और अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करेंगे जब हम 19(1) को अक्षरशः पालन करें। परेश नाथ जी, अगर हम प्रेस की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी की बात जब करते हैं तो कई बार एक कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है जो मंचों से डिफरेंट इश्यूज़ पर जो गर्मा गर्म बहस होती है, कई बार मुद्दे उभरते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मीडिया की आज़ादी आखिर किसकी आज़ादी है? ये पत्रकार की आज़ादी है, अखबार की आज़ादी है, संस्थान की आज़ादी है, मालिक की आज़ादी है, संपादक की आज़ादी है, या मीडिया जिसको एड्रेस कर रहा है यानी समाज, उसकी और संस्थान की आज़ादी एक दूसरे से मिली जुली है और एक दूसरे के प्रति जवाबदेह है? एक प्रकाशक होने के नाते, एक प्रधान संपादक होने के नाते अपने ग्रुप के, जो इस देश का बहुत पुराना ग्रुप है, आप इसको कैसे रखेंगे? उर्मिलेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी मीडिया संस्थान तभी सफल है जब वो पाठकों को या दर्शकों को अपने तक रोक सके या आकर्षित कर सके। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एक संबंध बनना जरूरी है। ये संबंध बनता तभी है जब पाठक या दर्शक ये जान जाए कि उसको इस मीडिया के स्तंभ से वो मिल रहा है जो उसको चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा तो वो दूर हो जाएगा। इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। मीडिया की आज़ादी वास्तव में हमारे यहाँ सिर्फ 19(1) से नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए ये हमारे प्रियम्बल का है। ये लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट प्रियम्बल की दी हुई है, यानी कि हमारे संविधान का मूल स्रोत जो है, जो वाक्य हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स द कंट्री, ये वहाँ से आया है। हमने 19(1) और 19(2) में जो भी हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं उनका सदुपयोग इतने सालों में पूरी तरह से नहीं किया है। प्रकाशक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पर बहुत सारी बंदिशें आज भी लग रही हैं, और अफसोस की बात यह है कि ये बंदिशें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। इसके विपरीत मैं जब 1867 का प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट देखता हूँ तो मुझे वो लगता है कि वो आज जो स्वतंत्रता है उससे कई गुना स्वतंत्रता वो एक्ट देता था। लेकिन जितेंद्र, परेश नाथ जी कह रहे हैं एक बड़े फ्रेमवर्क में बात, और बिल्कुल सही है। इतने वर्षों के बाद जिस तरह मीडिया का विस्तार हुआ है हमारे देश में, अखबार और मैगजीनों के पन्ने रंगारंग हुए हैं, काफ़ी कुछ तब्दीलियां आई हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, अगर देखा जाए स्ट्रक्चर बदला है अंदर का, लेकिन इसके बावजूद जो न्यूज़ रूम में एक विविधता दिखनी चाहिए, जो जवाबदेही एक दिखनी चाहिए समाज के प्रति, समाज के विभिन्न तबकों के प्रति, ऐसा लगे कि जो इस समाज ने आज़ादी दी है मीडिया को, क्या वो मीडिया अपनी आज़ादी का एहसास ठीक से कर रहा है? क्या उसके प्रति वो ईमानदार और जवाबदेह है? उर्मिलेश जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है उस पर। अब अभी देश की स्थिति देखिए, पॉपुलेशन 80% दलित ओबीसी माइनॉरिटीज़ का, और जर्नलिस्ट 86% अपर कास्ट का। और अगर आप इसको देखें तब ये लगेगा कि कितना बुरा सीन है वहाँ।
अब खास करके मैं माइनॉरिटीज़ की बात करता हूँ, दलित SC/ST की तो बात मैं करूँगा ही, माइनॉरिटीज़ की बात करता हूँ। नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों की स्थिति ये है कि उनको हिंदी और अंग्रेजी, जैसे अपर कास्ट हिंदू को हिंदी और अंग्रेजी आती है, उसी तरह से इनको भी आती है। एडिशनल एडवांटेज ये है कि उनको उर्दू भी आती है, लेकिन आप किसी भी न्यूज़ रूम में एक मुसलमान जर्नलिस्ट नहीं पाएंगे। ये बिना कारण का नहीं है, ये कारण है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नहीं पाएंगे? बहुत सारी जगह। आप वादों को छोड़ दीजिए, आप वादों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप अच्छी संख्या की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अगर इस देश में 13% मुस्लिम हैं जी, तो मेरे समझ से 13% मुस्लिम होने चाहिए न्यूज रूम में। लेकिन जितेंद्र जी, बहुत सारे जो बड़े संपादक हैं या मीडिया के जो बड़े पुरोधा हैं, वो कहते हैं कि पत्रकार की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, जात न पूछो साधु की। मतलब वो जब आप शादी करेंगे तो जाति पूछ के करेंगे, मतलब किसी के यहाँ डिनर पर जाएंगे तो जात पूछ के जाएंगे, किसी के यहाँ लंच करेंगे तो जात पूछ के जाएंगे, लेकिन जब रिपोर्टिंग करने की बात होगी तो वहाँ जाति की बात नहीं होगी, वहां जात उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई। जितेंद्र, हमारे साथ हरिवंश जुड़े हैं, प्रधान संपादक प्रभात खबर रांची से। हरिवंश जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप यहाँ स्टूडियो में हमारे जितेंद्र कह रहे हैं कि मीडिया की आज़ादी, मीडिया की जो स्वतंत्रता है, वो न्यूज़ रूम में विविधता के साथ वो वाकई सुनिश्चित हो सकती है। सिर्फ आज़ादी, सिर्फ स्वतंत्रता की बात बेमानी हो जाती है जब न्यूज़ रूम के अंदर विविधता न हो। दुनिया के अनेक देशों में ऐसा किया गया है और बहुत विकसित देशों में। आप झारखंड के जिस इलाके में एक बड़ा अखबार निकालते हैं, आपका अनुभव क्या है? आखिर न्यूज़ रूम की विविधता हमारे मीडिया की स्वतंत्रता में कहां बाधक हो रही है, या क्या वजह है कि विविधता नहीं सुनिश्चित की जा रही है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि जिस समाज में जहां भी आप काम कर रहे होते हैं, उस पूरे समाज की आवाज तो मीडिया में सुनाई देनी ही चाहिए। अब जैसे अगर आप झारखंड के इलाके में काम करते हैं तो यहाँ जो आदिवासी स्वर हैं या बाकी जो इस तरह के आदिवासियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, अगर उनकी आवाज, उनका प्रतिनिधित्व न हो तो उस मानस को आप बहुत अच्छी तरह समझ नहीं सकते। लेकिन हरिवंश जी, मैं पिछले दिनों देख रहा था कि आपका अखबार, जो वाकई झारखंड की एक बड़ी आबादी, जहां बहुत ही पॉपुलर अखबार है, उनका एक बहुत अहम मुखर आवाज माना जाता है, वहां भी झारखंड जहां आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन आपके अखबार में भी आदिवासी शायद गिने चुने हैं या शायद बहुत कम है। नहीं, आप देखें तो अच्छी संख्या में बाकी अखबारों की तुलना में। और दूसरा, हम लोगों ने जब शुरुआत की तब बड़े पैमाने पर हर जगह जाकर छोटे छोटे गांवों में आदिवासी लोगों को, और सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि माइनॉरिटीज और लड़कियां भी, ये पहली बार प्रभात खबर के माध्यम से मीडिया से इस अंचल में जुड़े जी। आप इस इलाके में जन आंदोलनों का इतिहास आज देख लीजिए उर्मिलेश जी, जो भी जन आंदोलन कर रहे हैं आदिवासियों के बीच से या अन्य ग्रुपों के बीच, वो सब कभी न कभी प्रभात खबर से जुड़े रहे। हरिवंश जी, हम आपसे बात जारी रखेंगे एक छोटे अंतराल के बाद, और हम जानेंगे कि विविधता का भारतीय संदर्भ में क्या मतलब है और मीडिया की आजादी को ये कैसे और जीवंत और वाइब्रेंट और खूबसूरत बनाएगा। इन सवालों पर हम बात जारी रखेंगे एक अंतराल के बाद। विवेक कुमार, हमने देखा कि भारतीय मीडिया के बारे में एक बहुत खूबसूरत और बहुत यूं कह सकते हैं विवादास्पद टिप्पणी केनेथ जे कूपर ने, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन्होंने न्यू दिल्ली ब्यूरो चीफ थे वाशिंगटन पोस्ट के, और उस दौर में 90s में उन्होंने की थी कि मैं भारतीय मीडिया को देखता हूं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता मीडिया है, इसकी बहुत खूबसूरतियां हैं, लेकिन मैं बहुत चकित रहता हूं जब भारत जैसे देश की जो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज़ हैं, जो सबसे बहुसंख्यक आबादी है, उस आबादी, उन समुदायों के लोग भारतीय मीडिया में मुझे दिखते नहीं। तो एक विदेशी पत्रकार जब भारत आता है तो भारत के मीडिया में ये जब चीज़ें देखता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन हमें आश्चर्य नहीं होता है क्योंकि हम भारत में ही हैं और हम अपनी तमाम अच्छाइयों, तमाम बुराइयों को लेकर शायद उतने कई बार चिंतित नहीं हो पाते हैं मीडिया में। लेकिन जो मेरा सवाल है आपसे कि 2006 में एक बहुत सर्वे भी कराया गया कि भारतीय मीडिया की क्या स्थिति है, और भारतीय मीडिया में जो
आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, कैसे उससे जुड़ी हुई है न्यूज़ रूम की विविधता। तो 2006 का जो सर्वे था, उस सर्वे में जितेंद्र भी शामिल थे कराने वालों में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी समझदारी के बाद, इतने एहसास के बाद चेंजेस क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं बहुत तेजी से? देखिए, ये बातें जिसे कहना चाहिए कि हम लोग मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं, और ग्रामशी हेजुमनी ने भी, हेजुमनी वाली कॉन्सेंसस, आर्टिफिशियल कॉन्सेंसस किस तरह बनाया जाता, ये जो जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम पैसा नहीं लगाएंगे, और सचमुच न्यूज रूम के पीछे जो R&D है इतनी वीक है कि अभी एक समाज विज्ञानी ने वक्तव्य दिया, उसको लोग समाजशास्त्री लगातार कहते चले जा रहे हैं, और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, जबकि वो कहीं से समाजशास्त्र से जुड़ा नहीं है, और किसी ने देखने की कोशिश भी नहीं की है कि हम वास्तविकता में किस व्यक्ति को लागे ला रहे हैं। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, इसके जो तथ्यात्मक विश्लेषण की बात है, उसमें बहुत कम हमने ध्यान दिया है, और आज भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितेंद्र, हमारी जो एक चिंता है, आप लोगों ने सर्वे कराया, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय मीडिया में उतना फॉलोअप हो सका उन चीज़ों को दूर करने का? जैसे अभी एक नई घटना हमने देखी, दिल्ली प्रेस जो है, उस ग्रुप के प्रकाशक और संपादक भी यहाँ बैठे हैं, इनके ग्रुप की मैगजीन कैरवन ने एक नया काम किया कि उन्होंने कहा कि उसे भारत में एक ऐसे स्टाफ दलित राइटर की ज़रूरत है, और उसको विज्ञापित किया बाकायदा। वो विज्ञापित किए बगैर भी शायद अपॉइंटमेंट कर सकते थे, लेकिन विज्ञापित किया। शायद जो मीडिया में जो एक स्थिति है कि कई बार बगैर विज्ञापन के लोग नहीं मिलते, ऐसा है क्या? आपको लगता है ये जो कदम है कैरवन का, या अभी जैसे एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है चेन्नई में, उन्होंने भी फेलोशिप्स दी हैं उत्पीड़ित समाज के लोगों के लिए कि कैसे छात्रों को इंकरेज किया जाए जर्नलिज्म में आने में, इस पूरे पहलू को देखते हुए आप जो मीडिया का बड़ा तबका है उसमें एक खामोशी क्यों है इतनी? नहीं उर्मिला जी, इसको फिर मतलब मुझे लगता है आप दूसरी तरह से देख रहे हैं चीज़ों को जी। एक आप देख लें कि एक हिंदी है और एक वर्नाकुलर प्रेस है, सॉरी एक अंग्रेजी है और एक वर्नाकुलर प्रेस है। कारवान जो है अंग्रेजी मैगजीन है, हिंदू अंग्रेजी अखबार है, वहाँ ये प्रयोग हो सकते हैं। और ये स्थिति आप हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में, हिंदी या वर्नाकुलर अखबारों में देख सकते हैं, अंग्रेजी और वर्नाकुलर अखबारों में देख सकते हैं। अंग्रेजी अखबारों के न्यूज रूम में आप जाएं तो महिलाओं की संख्या आपको बहुतायत में मिलेंगी जी, लगभग 40% महिलाएं आपको दिख जाएंगी। लेकिन यही अगर हिंदी में कोई महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज भी दिखेंगे। लेकिन अगर यही स्थिति आप किसी हिंदी अखबार में चले जाएं, उनके न्यूज रूम में जाएं, अगर एक महिला है तो उनके लिए कोई ऐसी बुरी बातें नहीं है जो नहीं बोली जाती। परेशनाथ जी, आपके ग्रुप ने एक इनिशिएटिव लिया है, ये वाकई भारत में पहली बार शायद ऐसा हुआ है इस तरह का विज्ञापन। लेकिन जो जितेंद्र कह रहे हैं कि अंग्रेजी में तो काफ़ी रेडिकल काम हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में शायद ये नहीं है, या भारतीय भाषाओं में इस तरह की स्थिति नहीं है। रॉबिन जेफरी ने अपनी किताब में, जो बहुत वेल रिसर्च्ड किताब मानी जाती है, रॉबिन जेफरी ने भी कहा था कि वो दक्षिण से भारत घुमाए, लेकिन उनको कोई दलित संपादक नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्होंने कहा ओबीसी पत्रकार भी बहुत कम हैं, और ट्राइबल तो बिल्कुल नहीं है। एक ट्राइबल पत्रकार इस देश का जो प्रशिक्षित ट्राइबल पत्रकार था, लिंगाराम कोडुपी, वो जेल में है, उसको पत्रकार भी नहीं बनने दिया गया, और आम नागरिक की तरह वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। तो कुल मिलाकर परेशनाथ जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हिंदी में क्यों ये प्रॉब्लम है, या दूसरी भाषाओं में, या अंग्रेजी में भी बहुत बड़े पैमाने पर क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको एक ये सूचना देना चाहूँगा कि मैं अभी भी अपने समूह में आने वाली सारी रचनाएं पढ़ता हूँ। सारी का मतलब है समस्त। और मैं बहुत दिनों से दलित विषयों पे और माइनॉरिटीज़ के विषयों पे प्रकाशित करना चाहता हूँ। हम प्रकाशित कर भी रहे हैं। हमारी पत्रिका सरस सलील खास तौर पर इस निगाह से निकाली गई कि वो वर्ग जो अब तक किसी भी पत्रिका से वंचित था, उसको एक पत्रिका सस्ते मूल्य पे मिल सके। हमारा ख्याल है कि हमारे पाठकों में उनकी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे लेखक उस वर्ग से नहीं आ रहे। ये लेखक चुने नहीं जाते, ये फ्रीलांसर हो सकते हैं, ये अपने आप रचनाएं भेज सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति को आप दोष दीजिए, या इन लोगों के अपने आत्मविश्वास की कमी की बात कीजिए। ये लिखना नहीं चाहते, या पढ़ना नहीं चाहते, या इनको पढ़ाया नहीं जा रहा। हमारी जो समस्या है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या माइनॉरिटीज़ के जो लोग
मीडिया में नहीं आ रहा है वो इसलिए कि वो पढ़ नहीं पा रहे। नहीं, लेकिन परेशनाथ जी, अगर वो आईएएस हो पा रहे हैं, अगर वो आईपीएस हो पा रहे हैं, अगर वो आईएफएस हो पा रहे हैं, अगर वो प्रोफेसर हो पा रहे हैं, अगर वो साइंटिस्ट हो पा रहे हैं, तो आखिर पत्रकारिता वो कौन सी ऐसी चीज है कि पत्रकार वो ठीक से नहीं बन पा रहे हैं? ये तो विडंबना मुझे भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि उसका कारण बहुत ही स्पष्ट है कि सीधी सी बात है कि ये पूरी प्रक्रिया में अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर नहीं दिया होता तो एक भी दलित ना आता, एक भी दलित अफसर ना बनता। ये तो एहसान मानिए उस कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने दे दिया है। जहां तक पत्रकारिता का सवाल है, देखिए ये चैलेंजिंग है, प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, इसमें चैलेंजेस लेने की जो कुव्वत है ना, उसके पास तो जमीन जायदाद है, अपर कास्ट के पास, वो ये ले लेता है। वो बेचारा कहां से लेगा? ग्रेजुएट होके आए, कल अगर जॉब से बाहर हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जॉब है। मीडिया में कोई बायस नहीं है, ये है कि वो लोग आगे आ भी नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं आती है। विवेक कुमार, हमारे पास वाकई समय नहीं है, लेकिन जो एनके सिंह ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने। तो क्या आपको लगता है, निजी सेक्टर की बात इन्होंने जो उठाई कि निजी क्षेत्र में असुरक्षा है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो क्या आपको लगता है कि निजी क्षेत्र में एक सीरियस एफर्मेटिव एक्शन के मैकेनिज्म की तलाश की जानी चाहिए? दूसरी बात की एनके सिंह की, क्या बात वाकई आप इससे सहमत हैं कि मीडिया में कोई बायस नहीं है? नहीं, थोड़ी तो मैं थोड़ा सा जो है अब भिन्नता रखता हूं, क्योंकि अब 21वीं शताब्दी के अंदर संक्षेप में कम से कम मेरे पास सैकड़ों लोग हैं जो लिखना चाहते हैं और जो भेजना चाहते हैं, और हम लोग खुद अपने आप से सैकड़ों पत्रिका इसीलिए निकालते हैं कि उसमें हम कह सकें। बनिस्बत बात इतनी है कि क्या आप उनकी बात छापेंगे क्या? मैं खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होने के बाद भी अंग्रेजी के अखबार में लिखने के लिए तरस रहा हूं, लेकिन कोई मेरे के लिए लेख नहीं अभी तक ले रहा है। किसके पास जाऊं? आपके पास वो जगह, वो शीर्षक और वो बात कहने की जगह भी तो होनी चाहिए जिसमें वो भेज सके। मुझे नहीं लगता है कि अभी इतना वेलकम हुआ है कोई भी पत्र, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो। आप लिखवाएंगे दलितों पर जब उसका बलात्कार हो जाएगा या फिर उसके ऊपर कुछ अत्याचार हो जाएगा, लेकिन उसका अचीवमेंट, उसका एक छोटी सी तो बात आप मानेंगे कि मीडिया का कैरेक्टर ही है कि स्टनिंग वैल्यू उसमें होता है, चौंकाने वाले वैल्यू की वजह से मीडिया चलती है, इसलिए भी ये कारण रहता है कि बलात्कार पे हम देते हैं। लेकिन जितेंद्र, क्या आपको जो मैंने सवाल विवेक से किया, बिल्कुल समय खत्म हो चला है, और दोनों लोगों, परेशनाथ जी और आप दोनों से मैं एक एक वाक्य में जवाब चाहूंगा। क्या मीडिया में एक आप उसको कोई मैकेनिज्म कहें या कोई एफर्ट्स कहें, क्या एक खास किस्म का एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत वाकई मीडिया में है, इंडियन मीडिया में? वाकई जरूरत है, और मैं एनके जी की बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप देख लें तो तब आईएमसी जैसे इंस्टीट्यूशन में दलित नहीं आते पढ़ने के लिए। 22.5% अगर स्टूडेंट आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी दिलचस्पी है नौकरी में। नहीं, मैं इंटरव्यू में बैठता हूं और इंटरव्यू में लड़के नहीं आ रहे, हम लोग लेने को नहीं। मैं एनके सिंह से सहमत हूं कि लोग आ नहीं रहे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो रिजर्वेशन का फायदा उठाकर जो भी शिक्षित लोग हैं वो उनको सरकारी जॉब में मिल जाती है, और हमारे लिए कोई बचते ही नहीं है। जी, आप सभी मेहमानों ने इस विषय पर जो चर्चा की और जो विचार व्यक्त किए बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय मीडिया के लिए, और मुझे भी लगता है कि भारतीय मीडिया बेहतरीन कदम उठा रहा है। उसने कई मुद्दों पर समाज से, जीवन से और पूरे देश से और उसकी समस्याओं से, एजेंडे से अपने को जोड़ा है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि न्यूज़ रूम की विविधता को भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे जीवंतता और आज़ादी जो है उसका सही परिप्रेक्ष्य और सही तस्वीर उभर कर सामने आवे। क्यों? क्योंकि मीडिया की स्वतंत्रता कहीं न कहीं न्यूज़ रूम की विविधता से जुड़ी है। इससे अपने देश और समाज की समस्याओं, जनता की समस्याओं को समझने में मीडिया ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।